साहित्य लहर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मालती जोशी जी की कहानी इतिश्री लाई हूँ। कहानी शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। आइए अब कहानी सुनते हैं। आज खाना नहीं बनेगा क्या? कब से बन गया है? फिर परोसने का मुहूर्त कब है? जब आप कहें। मतलब कहना पड़ेगा तभी खाना मिलेगा। रमा ने कोई जवाब नहीं दिया और वह रसोई में चली गई। जवाब देती तो पतिदेव और कोई नुक्ता निकालते। सीधी बात करना तो उस आदमी ने सीखा ही नहीं है। जब भी मुंह खोला है उल्टी सीधी बात ही निकाली है। खाने की बात को ही ले ले। अगर अपने से खाने को कहेंगे तो ठीक है, क्या तुम कहोगी तभी खाना पड़ेगा? तुम्हें तो बस काम निपटाने की पड़ी रहती है, चाहे सामने वाले को भूख हो या ना हो। इसलिए आजकल वह बुलाती नहीं है, जब कहते हैं तभी परोसती है। थाली लगाकर उसने आवाज़ दी, आ जाइए। पतिदेव आकर बैठ गए। आते ही पूछा, तुम्हारी थाली कहाँ है? मैं बेटू के साथ खा लूँगी। वे हजरत पूरे शहर की खाक छान कर आधी रात को लौटेगा, तब तक भूखी बैठी रहोगी? मुझे आदत है। अच्छा, आपकी माँ आपके लिए आधी आधी रात तक खाना लिए बैठी रहती थी। अब दोनों से पहले मेरे खाने का सवाल ही नहीं उठता था। चाहे गोद में बच्चा हो या पेट में, मुझे तो रुकना ही पड़ता था। मेरी माँ को मरे कई बरस हो गए हैं, उसे क्यों कोस रही हो? कोस नहीं रही, आपको याद भर दिला रही हूँ कि बेटा भूखा हो तो माँ के गले से ग्रास नहीं उतरता। दरअसल वह कहना चाहती थी कि रात भर रमी खेलने वाले बेटे के लिए भी माँ भूखी बैठी रहती थी, तो मेरा बेटा तो फिर भी कुछ कर रहा है। पर उसने कहा नहीं, अच्छा खासा महाभारत हो जाता। इतने दिनों तक इंटर कॉलेज ड्रामा कंपटीशन चल रहे थे। आज उसका रिजल्ट था। उसका मन उधर ही लगा हुआ था। 2-3 बार पतिदेव ने टोका भी, ध्यान किधर है तुम्हारा? कब से दाल मांग रहा हूँ। उसके कान मोबाइल पर लगे हुए थे। घंटी बजते ही वह दौड़ पड़ी। फ़ोन मुकुल का था। मम्मा, बधाई हो, आपके बेटे को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। सच? खुशी से उसकी आंखें छलक आई। और हमारा नाटक सेकंड आया है। बेटा, कोई दुकान खुली मिले तो पाव भर मिठाई लेते आना, ठाकुर जी का भोग लगा दूंगी। ठीक है मम्मा। आवाज़ कैसी आ रही है? तुम्हारे पिताजी खाने पर बैठे हैं, थाली पीट रहे हैं। माँ जाओ, उन्हें अटेंड करो, नहीं तो हंगामा मचा देंगे। रसोई में आते ही उसने कहा, थाली क्यों बजा रहे थे? तुम बीच में कहाँ गायब हो गई थी? सब कुछ सामने तो रखा था। तुम कौन सा पहाड़ खोदने गई थी? फ़ोन लेने गई थी। ऐसा किस लाट साहब का फ़ोन था कि तुम्हें यह भी याद नहीं कि मैं थाली पर बैठा हूँ? बेटू का फ़ोन था। और फिर उसने खुशी से कहा, आज ड्रामा कंपटीशन का रिजल्ट था ना, अपने बेटे को बेस्ट एक्टर का प्राइज़ मिला है। तुम तो ऐसे हुलस रही हो जैसे तुम्हारा बेटा दिलीप कुमार बन गया हो। आज की तारीख में तो वह मेरे लिए दिलीप कुमार ही है। और फिर अनुनय भरे स्वर से बोली, देखिए, आपसे एक रिक्वेस्ट है। आज वह घर लौटे तो उससे रोज़ की तरह बहसबाजी मत कीजिए। उसकी सारी खुशियों पर पानी फिर जाएगा। ये आपका हुक्म है जो मानना पड़ेगा? नहीं, ये मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर विनती है। तुम माँ बेटे को मेरा बोलना इतना बुरा लगता है? आपका बोलना ही इतना कड़वा है तो बुरा तो लगेगा ही। और हम दोनों को ही क्यों, आपकी लाडली को भी बोलना बुरा लगता है। अच्छा? अभी 2 दिन पहले ही उसका फ़ोन आया था। कह रही थी कि पापा से कहना जो कुछ भी कहना हो मुझसे कहा करे, नवीन से बात ना कराए प्लीज़। कह रही थी पापा तो कहकर अलग हो जाते हैं, उसका ताप मुझे झेलना पड़ता है। अगले 4-5 दिन घर का वातावरण कसैला हो जाता है। आपने नवीन को फ़ोन किया था? हाँ, किया था। किसी से डरता हूँ क्या? फ़ोन क्यों किया था? उसका बाप गांव की ज़मीन बेचकर आया है, तो पूछ रहा था तुम्हारे हिस्से कुछ आया भी है या तुम्हारा कलकत्ता वाला भाई सब बटोर कर ले गया है। आपको यह सब पूछने की क्या ज़रूरत थी? यह उनका घरेलू मामला है। उस घर में मेरी बेटी ब्याही है। लेकिन आपकी ये बात आपकी बेटी के खिलाफ ही जाती है ना। घर वाले तो यही समझते हैं कि उसने यह सब पूछवाया होगा। कह रही थी
इतनी सी बात के कारण घर में भारी कलह हो गया। देखिए, आपकी अच्छी बुरी बातें हम घर वाले झेल लेते हैं, झेलनी ही पड़ती है, लेकिन दामाद जी आपकी बात क्यों सुनेंगे? उसने पलटकर कुछ जवाब दे दिया तो आपकी क्या इज्जत रह जाएगी? तुम्हें क्या लगता है वह नालायक चुप रह गया होगा? जानती हो उसने क्या कहा? क्या कहा? उसने कहा, मेरे पिताजी अभी जीवित है, बंटवारे की नौबत नहीं आई है, पर आप घर का सौदा करते समय बेटी को याद रखिएगा, उसका हिस्सा मत डकार जाना। उस नालायक को कैसे पता कि मैं घर बेच रहा हूँ? आप घर बेच रहे हैं? पतिदेव एकदम चौंके। अनजाने अनचाहे उनके मुंह से सच निकल गया। अपने को संभालते हुए बोले, बिल्डर को दे रहा हूँ। इस पुराने घर की साज सज्जा अब मेरे बस की बात नहीं। बिल्डर इसे नई शक्ल सूरत दे देगा, अपने लिए एक फ्लैट भी देगा, और तब तक के लिए वह हमारे रहने की व्यवस्था करेगा। बात हो गई है। और वे उठ गए। रमा दोनों हाथों से सिर दिए बैठी रही। घर बेचने की बात पर रमा को जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ था। पति की पिछली कारगुजारियों को देखते तो लगता था कि यह अब तक तो हो जाना था। उसे कोई मोह नहीं था। वह बस यही चाहती थी कि बेटे की नौकरी लगने तक सिर पर छत बनी रहे। उसके बाद वह ना घर का मुंह देखेगी ना घर वाले का। बिल्डर वाली बात पर भी उसे खास भरोसा नहीं था। यह आदमी किसी भी दिन उसे सड़क पर खड़ा कर देगा, वह जानती है। बहुत पुरानी एक बात याद आ गई। शहर के बाहर उन लोगों का आम का बगीचा था। अक्सर परिवार के साथ, मित्रों के साथ, सखियों के साथ वहाँ पिकनिक मनाती थी। आम के मौसम में इतने आम आते थे कि अचार मुरब्बे से बरनियां भर जाती थी। ढेर आम टोकरों में भर भर कर मोहल्ले में रिश्तेदारों में बांटे जाते थे। एक बार पूरा सीजन निकल गया, घर पर एक आम नहीं आया। उस समय उनकी सास जीवित थी। वे तनाव खाकर एक दिन ठेकेदार के घर पहुंच गई और उसे खूब खरी खोटी सुनाई। उसने पाँव पकड़ लिए, बोला, माँ जी, मैं नौकर आदमी हूँ, मालिक की आज्ञा के बिना आपको आम कैसे दे सकता हूँ? घर पर देने के लिए भी मालिक की आज्ञा चाहिए? ठेकेदार समझ गया, बोला, आपको शायद पता नहीं है, भैया ने बाग बेच दिए हैं, नए मालिक ने मुझे रख लिया है, यही मेहरबानी है। माँ जी तो सन्न रह गई। ठेकेदार ने टोकरी भर आम थैली में भरकर उन्हें देना चाहे तो वहीं पटक कर चली आई। घर आकर बेटे को आड़े हाथों लिया तो उन्होंने अत्यंत निर्लिप्त भाव से कहा, बाबूजी की 13वीं का कर्ज चुकाना था, इसलिए बेच दिया। तुम्हारे बाबूजी को गुजरे तो 3 बरस हो गए। हाँ तो इन 3 वर्षों में सूल मुझसे ज्यादा हो गया था, क्या करता? बेटे की इस बात पर माँ जी चकित रह गई। फिर बोली, देखो, एक बात आज ध्यान से सुन लो, मेरी 13वीं पर तुम कोई कर्ज नहीं उठाओगे, समझे? जब मेरी अस्थियां सिराने जाओगे तो वहीं 2-4 ब्राह्मणों को जिमा देना। इतना कहकर भी वे आश्वासित नहीं हुई। एक दिन पोटली भर नोट रमा को थमाते हुए बोली, संभल कर रखना, उसे हवा भी मत लगने देना। ये इतने सारे रुपए काहे के लिए? मेरी अंत्येष्टि के लिए, मेरी लकड़ी के लिए चंदा करके मुझे बेइज्जत मत करना। मुकुल की बहू के लिए चेन रखी थी, उसे बेचकर ये पैसे लाई हूँ। माँ जी ने अपने बेटे को अच्छे से परख लिया था। जिस दिन उनकी अंतिम यात्रा निकलने को थी, घर बाहर के लोगों की भीड़ जुट गई थी। ऐसे में पति ने उसे कमरे में बुलाया। तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? आपके पास माँ की अंत्येष्टि के लिए भी पैसे नहीं हैं? अरे, ये सब एकदम से हो गया। ठीक ही तो हुआ, बीमार पड़ती तो क्या आप इलाज करवा पाते? फिर पैसे देते हुए कहा, मुझे पता था यह सब, इसलिए भैया लोगों से कहा था पैसे लेते आना। अब आप समय से कर्ज चुका देना, बस। पतिदेव ने हमेशा की तरह सर हिला दिया और बाहर चले गए। माँ नहीं रही तो कोई अंकुश नहीं रहा। उन्होंने अपनी पुश्तैनी दुकान पर बैठना भी छोड़ दिया। कहा कि पीठ में दर्द रहता है, दुकान पर एक लड़का रख लिया है। जब 4 महीने तक दुकान से एक भी पैसा नहीं आया तो रमा ने पूछा, तब बोले, किराए से उठा दी है। उस पेशगी वाली रकम का क्या हुआ, यह उसने चाह कर भी नहीं पूछा, क्योंकि ऐसे प्रश्न हमेशा अनुत्तरित रहते हैं। एक दिन मुकुल उस और गया था। लौटकर उसने बताया कि दुकान का तो काया पलट हो गया है, वह पहचानी ही नहीं जाती। कॉस्मेटिक्स,
आर्टिफिशियल ज्वेलरी, ग्रीटिंग कार्ड, महंगे खिलौने, गिफ्ट आइटम, पता नहीं क्या क्या है उसमें। उस बाजार में एक अलग ही नज़र आ रही है। मुकुल ने बताया कि सिर्फ दुकान की शक्ल सूरत ही नहीं बदली, बोर्ड भी बदल गया है। उस पर नया नाम है। उसने पति से जवाब तलब करना चाहा तो उन्होंने सपाट स्वर में कहा, पैसे की जरूरत थी, बेच दी। बताना तो था। हर बात तुम्हें बताना जरूरी है? बताता तो तुम क्या कर लेती? यह तो सच था। वह क्या कर लेती? बस वह चिंता में डूबी रही। यही सिलसिला रहा तो गृहस्थी कैसे चलेगी? उसकी छोटी सी नौकरी है, उससे दोनों वक्त का चूल्हा तो जल जाता है, पर गृहस्थी में और भी तो खर्चे होते हैं। उनका क्या? अपनी उधेड़-बुन में वह इतनी व्यस्त रही कि उसे पता ही नहीं चला कि उसके बच्चे इस बोझिल वातावरण से ऊब चले हैं। वे अपने स्नेह का, सुख का आलंबन कहीं बाहर ढूंढ रहे हैं। जिस दिन मीनल ने घर से भागकर शादी की, उस दिन उसे होश आया। मीनल के पापा ने बड़ा हंगामा किया। मुकुल ने बड़े शांत स्वर से कहा, आप उसके लिए कौन सा आईएएस लाने वाले थे जो इतना शोर मचा रहे हैं? उसकी कॉलेज की फीस तो आपसे भरी नहीं गई। कब से बेचारी घर में बैठी रही है। ऐसे में कोई भी भटक सकता है। वह तो अच्छा है कि लड़का परिचित है, पढ़ा लिखा है, कमाऊ है। हमें भी लगा कि बेटी ने ठीक ही किया। बाप के भरोसे बैठी रहती तो जिंदगी भर कुंवारी ही रह जाती। और जिस बेटी को फूटी कौड़ी भी नहीं दी, उसके यहाँ जमीन जायदाद का हिसाब मांगने चले गए। बेशर्मी की भी हद होती है। उन्हें पक्का विश्वास हो गया था कि माँ और भाई की शह पाकर ही बेटी ने यह कदम उठाया है। तब से नकुल उनकी आंखों में कांटा बन गया है। उसे वे हर बार फीस के लिए तरसाने लगे। हार मानकर रमा ने अपने भाइयों से गुहार लगाई कि दाल रोटी का जुगाड़ तो मैं कर लूंगी, आप लोग मेरी राखी भाई दूज का मान उसकी फीस का इंतजाम कर दे। पर उसके भाइयों ने उसकी बात का मान रखा। बेटे ने भी आश्वस्त किया है कि मामा लोगों की पाई पाई चुका देगा। मुकुल को मौसा जी ने अपना पुराना स्कूटर दे दिया। दुनिया भर के लड़के चमचमाती बाइक पर घूमते हैं। मुकुल अपनी खटारा स्कूटर खदेड़ता रहता है, पर उसके चेहरे पर शिकन नहीं आती। भगवान ऐसा समझदार बेटा सबको दे। बेटे की याद आते ही उसने घड़ी की ओर देखा। 11 बजने को थे। उसने सोचा वह आता ही होगा। कटोरी में राई नॉन लेकर वह खिड़की पर जा बैठी। गली में उसके स्कूटर की आवाज़ सुनते ही उसने दरवाज़ा खोल दिया। मुकुल स्कूटर से उतरा, गेट खोलकर भीतर आया। स्कूटर पार्क करके उसने गेट बंद किया। फिर माँ से बोला, माँ गेट का ताला देना। 1 मिनट वहीं खड़े रहो, रमा ने कहा और दोनों हाथों से राई नोन लेकर उसकी नज़र उतारने लगी। उसने हाथ ऊपर की ओर घुमाए ही थे कि पीछे से किसी ने उन हाथों को झटका दिया। पूरा राई नून आंगन में बिखर गया। ये क्या किया आपने? वह चीखी और रो पड़ी। वह कौन सी जंग जीत कर आया है जो उसकी आरती उतार रही हो? मुकुल भीतर आया। अपने पीछे दरवाज़ा बंद करते हुए उसने कसैले स्वर में कहा, वाह, इससे अच्छा स्वागत की तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। स्वागत किस लिए जनाब? आवारागर्दी करके लौटे हो इसलिए? कहाँ थे अब तक? उन्होंने कड़ाकेदार आवाज में सवाल दागा। पापा, रोज रोज एक ही प्रश्न पूछते हुए आप बोर नहीं होते? लेकिन मैं उत्तर देते देते ऊब गया हूँ। कुछ नया सोचिए ना। अच्छा, तो यह बताओ, कॉलेज पढ़ने जाते हो या नाटक करने? यह प्रश्न पूछने का अधिकार सिर्फ उन्हें है जो मेरी फीस भरते हैं, मुकुल ने सपाट स्वर में कहा। बदतमीज! आवेश में उनका हाथ उठ गया, पर दूसरे ही क्षण वह जवान बेटे की बलिष्ठ मुट्ठी में कैद था। वह कसमसा गए। लगा कि और कुछ पल यह मुट्ठी ऐसे ही रही तो कहीं उनकी कलाई चटक जाएगी। जैसे ही बेटे ने हाथ छोड़ा, वे बोले, निकल जा मेरे घर से अभी इसी वक्त। यह घर मेरे दादा परदादा का है। इसमें रहने का मुझे भी उतना ही हक है जितना आपको है। जब आप अपना घर बनाएंगे, उससे बेशक मुझे बेदखल कर देना। मुझे कानून सिखाएगा तो? मम्मा, आप खाना लगा दो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। यह बहस तो चलती रहेगी। वह अपने कमरे में चला गया। रमा रसोई की ओर मुड़ गई तो उन्होंने आवाज़ दी, सुनो। रमा रसोई के दरवाजे पर रुक गई। आज अगर तुमने उसे खाना दिया तो मेरा मरा मुंह देखोगी। रमा ने गर्दन को एक ओर से झटक दिया
और रसोई में जाकर खाना गर्म करने लगी। वे रसोई के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मेरा मरा मुंह देखोगी जो उसे खाना दिया। रमा टेबल पर थाली कटोरी लगाती रही। उन्होंने फिर कहा, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मेरा मरा। सुन लिया भाई, सब सुन लिया, उसने झल्लाकर कहा। कितनी बार वही वही बातें कहोगे? व्हाट इज द प्रॉब्लम? पीछे से मुकुल की सख्त आवाज आई। उन्होंने देखा उसकी आंखें अंगार हो रही थी। वे सहमकर पीछे हट गए। मुकुल के भीतर आते ही उसने कहा, आजा बेटा, सब गरम कर दिया है, आराम से बैठकर खा ले। मैं बाहर जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती हूँ, नहीं तो शांति से खा नहीं पाएगा। बाद में मैं आकर समेट लूँगी। तुम खा चुकी माँ? हाँ बेटा, मुझे लगा तुम लेट हो जाओगे, इसलिए खा लिया। अब तुम आराम से बैठकर खाओ। कहते हुए वह बाहर निकल आई और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। बाहर वे जले भुने बैठे हुए थे। मैंने तुमसे कुछ कहा था। मैंने भी आपसे कुछ कहा था, यही कि आज आप उससे बहसबाजी मत करना, नहीं तो उसकी सारी खुशी पर पानी फिर जाएगा। पर आपने मेरी बात नहीं मानी, रोज़ की तरह हंगामा कर दिया। जब आप मेरी बात नहीं मान सकते तो मुझसे क्यों अपेक्षा करते हैं? मेरी तुम्हारी बात में कोई फ़र्क नहीं है। क्या फ़र्क है? मैंने कहा था मेरा मरा मुंह देखोगी अगर उसे खाना दिया तो। मतलब तुम्हें मेरे मरने जीने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वह चुप रही। यह मत भूलो कि मेरी वजह से तुम सुहागिन बनकर इठला रही हो। वह भरी पड़ी थी, एकदम फूट पड़ी। ऐसे निकम्मे सुहाग का मैं क्या करूं? इससे तो मैं अभागिन ही सही। कहते हुए उसने अपना मंगलसूत्र उतारकर उनकी ओर उछाल दिया। लीजिए, इसे भी बेच खाइए, कुछ दिन का खर्चा पानी चल जाएगा। वे सन्न रह गए। यह वही मंगलसूत्र था जो कभी टूटकर बिखर जाता तो वह सारा काम छोड़कर उसे पिरोने बैठ जाती थी। सूने गले से वह पानी तक नहीं पीती थी। वही मंगलसूत्र रमा ने आज ऐसे उतार कर फेंक दिया जैसे वह कोई चीज हो। उनके स्वामित्व का अहंकार पल भर में शेष हो गया था। उनका पति होने का एहसास किसी रद्दी कागज के टुकड़े की तरह उनके पैरों में लौट रहा था। आप सुन रहे थे मालती जोशी जी की कहानी इतिश्री। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन शेयर कीजिए। धन्यवाद।